स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बाद हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये हमारे पास लार्ज बाउल भी कहलाती है। इसको हम लोग लार्ज बाउल भी बोलते हैं। सेम है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बाउल भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्यों लार्ज इंटेस्टाइन है? क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा होता है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट, सो दैट इज़ अबाउट 5 फीट इन लेंथ। ठीक है, 5 फीट जो है वो इसकी लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये किस किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करवाती है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड देयर आर सम वाइटामिन्स जो कि यहीं पर प्रोड्यूस होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। सो वाटर, वाइटामिन्स और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे पास करवाती है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिडिटी को क्या करती है, तो दैट बेसिकली रिड्यूस्ड एसिडिटी, ये हमारे पास एसिडिटी को रिड्यूस करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बाइकार्बोनेट्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी जो है वो आपके पास रिड्यूस होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के स्टूडेंट हमारे पास जो पोर्शन होते हैं दे आर 3, जिसमें हम लोग सीकम, कोलॉन और रेक्टम को डील करते हैं। चलो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दैट इज़ द पार्ट जिसको हम लोग सीकम का नाम देते हैं, और स्टूडेंट्स यहीं से हमारे पास ये आपके पास असेंडिंग कोलॉन जो है वो मौजूद होती है। अब ये आ गई हमारे पास असेंडिंग कॉलॉन। यहाँ से बेटे ये हमारे पास आ जाएगी ट्रांसवर्स कॉलॉन। ट्रांसवर्स कॉलॉन से आपके पास आएगी डिसेंडिंग कॉलॉन, एंड ये डिसेंडिंग कॉलॉन। इसके बाद ना एक हिस्सा हमारे पास आता है जिसको सिग्मॉइड कॉलॉन हम लोग बोलते हैं, एंड देन देयर विल बी रेक्टम। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो सबसे पहला हिस्सा हमें यहाँ पर नज़र आता है ना, दैट इज़ रेफर टू एज सीकम, और ये सीकम हमारे पास ब्लाइंड एंड होता है। दैट इज़ ब्लाइंड एंड। ठीक है, ये ब्लाइंड एंड है, और इस ब्लाइंड एंड के बिल्कुल पोर्शन के ऊपर आपको ना यहाँ पर एक स्फिंक्टर नज़र आता है। ठीक है, जो कि कनेक्ट करवाता है ये इलियम को इसके साथ। इस स्फिंक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ स्टूडेंट्स? बहुत आसान सा है। ये स्फिंक्टर हमारे पास लेबल किया जाता है एज इलियोकॉलिक स्फिंक्टर, या इसको इलियोसीकल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। इलियोकॉलिक या इलियोसीकल स्फिंक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हमारे पास ये जो मटेरियल इसके अंदर एंटर होता है उसको पास करवाए। और ये मटेरियल क्या कहलाता है? दैट विल बी रेफर टू एज काइल। तो ये बात याद रखना, काइल यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट कहलाता है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। डन। अच्छा, फिर हमें ना यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी नज़र आती है। दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज एक्चुअली लाइक दिस। ठीक है, इसको हम लोग लेबल करते हैं स्टूडेंट एज अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स में याद रखना आपको बहुत सारे लिम्फ नोड्स भी नज़र आते हैं नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर, और ये अपेंडिक्स जो होती है ना इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर के करीब होती है। ठीक है, बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं, और नॉर्मल फ्लोरा बच्चों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। लेकिन जैसे ये काइल का कुछ हिस्सा इसके अंदर चला जाता है ना, तो दैट अपेंडिक्स विल बी कन्वर्टेड और स्वॉलन, जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म की पेन होती है और इसको सर्जिकली फिर रिमूव करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स और सीकम ये दो ब्लाइंड एंड्स हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके बाद अगर आप लोग देखो तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये असेंडिंग कॉलॉन नज़र आती है, दैट इज़ रेफर टू एज असेंडिंग कॉलॉन, and this is referred to as
ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है जी। और ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है डिसेंड कॉलॉन, ठीक है, या डिसेंडिंग कॉलॉन हम इसको बोलते हैं। एंड दिस वन विल बी रेफर टू एज सिग्मॉइड कॉलॉन, ठीक है। मेनली वैसे तीन हिस्से हैं, लेकिन सिग्मॉइड को भी ऐड किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपको इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का ये हिस्सा नज़र आता है ना, इसके अंदर जैसे ये मूव करता है तो इसकी मूवमेंट के दौरान ये जो आपको काइल की ट्रांसपोर्टेशन नज़र आती है ना, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है फिर, ठीक है। और आप लोग देखो कि दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है और उस एब्जॉर्प्शन को हम लोग डील करते हैं विद वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। अगर हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइक आपको ये कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसकी हो गई है वाटर की और मिनरल्स की, तो ये कंडीशन हमारे पास कहलाएगी कॉन्स्टिपेशन। इस कॉन्स्टिपेशन के अंदर ड्राई फीकल मटेरियल जो है वो पास होगा या ड्राई फेसेस बॉडी से निकलेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम लोग इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा कम करें, ठीक है, देन दिस कंडीशन विल बी रेफर टू एज डायरिया। ये हमारे पास कहलाएगी डायरिया। और इसमें वाटरी जो फेसेस हैं ये बॉडी से रिलीज होंगे और बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहीं पर ना हमें कुछ नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर कुछ बैक्टीरियाज भी नज़र आते हैं। नॉर्मल फ्लोरा हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं एंड दे कैन हेल्प इन सम फंक्शंस। जैसे यहाँ पर आपके पास मेंशन किया जाता है ई कोलाई को। That E. coli is basically responsible to produce vitamins, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक है विटामिन के जो कि क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करता है। दूसरा इसमें आ जाता है विटामिन B7 या हम इसको बायोटिन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज बायोटिन। ये दोनों एसोसिएटेड हैं विद ई कोलाई या नॉर्मल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। डन। अब देखो, अगर कोई बंदा जो है वो सहरा के अंदर फंस गया है, स्टक कर गया, सॉरी समुंदर के अंदर स्टक कर गया, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि हैवी सॉल्ट्स जो होती हैं ना वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं और वो बॉडी से भी पानी निकालती हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ठीक है जी। चलो अब ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर कोलॉन के बाद, क्योंकि कोलॉन जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, और इस कोलॉन की अगर आपसे लेंथ पूछी जाए ना, सो दैट इज़ 1.5 टू 1.8 मीटर तक होती है, ठीक है। ये इसकी लेंथ को हम लोग मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास हिस्सा आ जाता है दैट इज़ दिस वन, और इसको हम लोग लेबल करते हैं एज रेक्टम, ठीक है। और ये जो रेक्टम होती है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्शली स्टोरेज करवाती है, ठीक है। ये स्टोरेज किसकी स्टोरेज करवाती है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फीसेस या फीकल मटेरियल स्टोर करती है। जितनी देर तक फीकल मटेरियल यहाँ पर रहेगा वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा एंड दैट कैन गेट ड्राइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक ये सफिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल स्मूथ सफिंक्टर, ठीक है। इंटरनल स्मूथ सफिंक्टर होता है। और दूसरा यहीं पर आपको ना एक हल्की सी, ये देखो डक्ट सी नज़र आती है और यहाँ पर सफिंक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्राइएटेड सफिंक्टर, ठीक है। एक इंटरनल है स्मूथ सफिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्ट्राइएटेड सफिंक्टर। ये वॉलंटरीली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और इस हिस्से को हम लोग लेबल करते हैं एज एनस, या इसको एनस कैनाल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एनल कैनाल या एनस कैनाल की लेंथ कितनी होती है, तो बहुत छोटा सा है, दैट इज़ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। और यहीं से स्टूडेंट हमारे पास होते हैं फेसिस या फीकल मटेरियल। ठीक है, तो ये तो आपके पास सफिंक्टर्स आ गए। अब ये सफिंक्टर्स जो है ना, ये कंट्रोल करते हैं कुछ रिफ्लेक्सेस को। जैसे पास आउट करने के लिए ना बॉडी से फीकल मटेरियल को एक रिफ्लेक्स चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग डेफिकेशन रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है ना, ये नियोनेट्स या बच्चों के अंदर कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से हम बच्चों के अंदर इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। लेकिन एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के अंदर ये स्टूडेंट्स हमारे पास वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, और आप जो है इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आपको कोई सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता। अच्छा, इसमें ना एक और रिफ्लेक्स की टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ नॉन एज गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स। स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स होता है ना, ये आपको डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 2 से 3 दफ़ा महसूस होता है, 2 to 3 टाइम्स पर डे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेट के अंदर कोई चीज़ जो है ना वो घूम रही है, वो घूमना जो है वो बेसिकली गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने स्वेलोइंग रिफ्लेक्स पढ़ा था। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग डील करते हैं, और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि हमारे पास आते हैं। ठीक है, याद रखना, ये जो अपेंडिक्स है बच्चों के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बायोजेनिक अमाइंस या पॉलीपेप्टाइड्स को रिलीज करना इसका काम होता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन।